फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे यूजफुल होता है। इमेजिन करो आपको लोन चाहिए तो क्या बोलोगे, ए अपन को जानते हो, अपन कौन, ए चल 50 पेटी लोन दे। इसका मतलब क्या, आप डरा रहे हो उसको कि आप बोलना चाहते हो कि मैं कहीं का बहुत बड़ा मस्तान हूं, गुंडा हूं, नहीं लोन दोगे तो मैं मार दूंगा तुम्हें। इस प्रकार से लोन नहीं मिलता दोस्त, इस प्रकार से आप हफ्ता वसूली कर रहे हो, भाई कर रहे हो, भाईगिरी, डॉन। पर अगर आपको लोन चाहिए तो क्या होगा, आप एक अच्छे नागरिक हो, यू वांट अ हाउस लोन, आप नया घर खरीदना चाहते हो, आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा है कि देखो जहां रह रहे हो मेरे पापा मंजूर नहीं करेंगे ये रिश्ता, इस जगह पे रहोगे तो मेरे सपना देखना बंद कर दो। और आप एक सच्चे आशिक, नहीं शादी तो तुमसे ही करना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आप बैंक के पास जाते हो, बैंक मैनेजर का पैर पकड़ लेते हो, मैनेजर साहब बहुत प्यार करता हूं उससे, ये बंदूक लेकर आया हूं, लोन नहीं दोगे तो यही सुइसाइड कर लूंगा, यही मर जाऊंगा। क्या ये आशिक बनने से लोन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। बैंक मैनेजर बोलेगा वाह बेटा प्यार तो तेरा सच्चा है, बट बैंक के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हम नहीं दे पाएंगे लोन। सिर्फ तुम्हारे प्यार से मुझे यकीन नहीं होगा कि तुम मेरे पैसे वापस लौटा दोगे। बैंक मैनेजर साहब यकीन करिए, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो रिश्ता टूट जाएगा। बैंक मैनेजर साहब मेरा जिंदगी आप ले लो, मैं आपको पाई पाई चुका दूंगा, मुझे गुलाम बना लो। नहीं नहीं, गुलाम बनाने का तो लॉ खत्म हो चुका है, मैं गुलाम बनाऊंगा और तुम पुलिस केस कर दोगे। नहीं नहीं नहीं। तो बैंक मैनेजर को क्या चाहिए, बैंक मैनेजर बोलेगा बेटा मैं लोन दे दूंगा, बस तू मुझे ये प्रूफ कर दे कि जितने पैसे तू मुझसे ले रहा है तू लौटाने का कैपेबिलिटी रखता है। भाई अब आशिकी कर रहे हो, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने नहीं हो आप अभी तक, तो जॉब लगा नहीं है। जब जॉब लगा नहीं है तो आप मैनेजर को क्या यकीन दिलाओगे, क्योंकि आपके पास कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। लड़की हाथ से निकल जाएगी, पापा किसी और के साथ शादी करा देंगे, आपको बोलेंगे कि देखो आप कुछ करते नहीं हो, कुछ लायक नहीं हो आप, तो करना क्या आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, डिग्रीज लो, और फिर बैंक मैनेजर के पास जाओ, या किसी को भी बोलो, चाहे अपने मम्मी पापा को बोलो मम्मी आप चिंता मत करो, मैं ये घर ले रहा हूं आपके लिए। तो आप वो सपना पूरा कर सकते हो, आप अपना सपना पूरा कर सकते हो, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकते हो। उसके लिए कैपेबिलिटी का दरकार है, ये कैपेबिलिटी के आधार पे आपको लोन मिलने वाला। और ये कैपेबिलिटी क्या है, ये कैपेबिलिटी है आपका पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आपका इनकम टैक्स रिटर्न, जो आप जाओगे और बैंक मैनेजर को दिखाओगे, ए मैनेजर देख अपन का 10 लाख रुपए का पैकेज है, अपन को एड़ा मत समझा, याद कर मैनेजर मैं 5 साल पहले आया था, तूने मुझे लोन नहीं दिया था, अब देख अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं MBA हूं, और अब मेरे पास पैसे हैं, 10 लाख मेरा सैलरी है, 1 लाख रुपीज पर मंथ, लोन मुझे 50 लाख रुपए का चाहिए, EMI का 50,000 रुपया, EMI equated monthly installment, and yes, since I am earning 1 lakh rupees, I will be able to pay you, मुझे लोन दे, मैं 20 साल में दूंगा तुम्हें। और बैंक मैनेजर आपको इज्जत से बिठाएगा, चाय पिलाएगा, और बोलेगा यस सर, डोंट वरी सर, we'll take care of it, and your loan would be very fast, very quickly we will process it sir, you don't have to worry, you don't have to call me again. So ये है कमाल। किसका है दोस्तों? कमाल है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सो बेसिकली हम कंक्लूड करना चाहते हैं, लोन अप्लाई करते समय आपकी इनकम को वेरीफाई कराना होगा। आपको दिखाना होगा कि देखो मैं इस कंपनी का पे स्लिप है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने बिजनेस का इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना होगा। आपको ये वेरीफाई कराना होगा कि देखो भाई ये मेरे एसेट्स है, एसेट्स मेरे पास बहुत है। एसेट्स क्या है? मेरे पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ज्वेलरी है, इतना कैश है, और मुझे ऑब्लिगेशंस, मैंने सिर्फ ₹1,00,000 का लोन लिया था मोटरसाइकिल खरीदने के लिए स्कूल कॉलेज टाइम में, उसका 2-2 हज़ार करके ईएमआई जा रहा है, इतना ही है। अब तो मेरी नौकरी लग गई है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक मैनेजर देखेगा एसेट्स और ऑब्लिगेशंस, कितना है आपके पास और कितना आपको चुकाना है, किसे किसे पैसे देने हैं। जिन्हें पैसे देने को हम बोलते हैं ऑब्लिगेशंस। यस, स्क्रीन पर है कि अप्लाइंग फॉर अ लोन यू वुड बी आस्क्ड फॉर योर पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? समरी ऑफ इनकम एंड एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अब एक बात सोचो, बैंक को क्या फायदा हुआ? अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर गए बैंक मैनेजर के पास। बैंक मैनेजर को यह फायदा हुआ कि वो अब आपके इनकम को देखकर वो फोरकास्ट कर सकता है कि हाँ जी इसके पास रीपेमेंट कैपेबिलिटी है, और यस ₹1,00,000 आज कमा रहा है, आने वाले टाइम पे तो इसका सैलरी और बढ़ेगा, तो आराम से इसे हम लोन दे सकते हैं। वो रेकमेंड करेगा यस लोन अप्रूव्ड, क्योंकि ही इज श्योर। बेनिफिट है, लेंडर जो पैसे दे रहा है उसको ये तो अश्योरिटी चाहिए ना, उसका भी तो व्यापार है, उसका भी तो बिजनेस है। जैसे आप बिजनेस करते हो प्रॉफिट के लिए, बैंक का भी तो बिजनेस है। बैंक आपको दे रहा है पैसा, उस पैसे पे बैंक का इनकम है इंटरेस्ट इनकम। बैंक ये श्योर होना चाहता है मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक को दिखा दिया, बैंक एकदम श्योर हो गया है कि यस इसे पैसे दे दो, पैसे डूबेंगे नहीं। उसे कोई मतलब नहीं है कि आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही है। ये इमोशनल वर्ल्ड नहीं है दोस्तों, ये वर्ल्ड है इकोनॉमिक वर्ल्ड, पैसों का वर्ल्ड। 2 प्रकार का वर्ल्ड होता है, जहां पर प्यार का वर्ल्ड है, इमोशंस का वर्ल्ड है। अभी आप पढ़ने आए हो अकाउंटेंसी, ये वर्ल्ड है इकोनॉमिक वर्ल्ड, पैसों का वर्ल्ड। इमोशंस की यहां वैल्यू नहीं है दोस्तों। तो बैंक अनइमोशनल डिसीजन लेगा, और बैंक को यस कंफर्म हो गया कि पैसे आ जाएंगे, बैंक लोन दे देगा। अब हम बात करते हैं बोरोवर का बेनिफिट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा तलवार है आपके हाथ में जिससे आप आने वाली कोई भी समस्या को काट दे रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद करो उस आशिक के पास क्या नहीं था, बस उस आशिक के पास सब कुछ था, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होने के कारण उसे एडवांटेज नहीं मिल पाया। आज उसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसे बेनिफिट्स भी मिलती है। वो जाके बोल सकता कि देखो मैं इतना पैसे कमा चुका हूं, इतना सेविंग्स है मेरे पास, मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। कल आप हाथ जोड़कर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे बट किसी ने विश्वास नहीं किया। आज आप अपना क्रेडिट वर्दीनेस प्रूफ कर सकते हो। जैसे ही आपने अपना क्रेडिट वर्दीनेस प्रूफ किया, आपको मिलने लग गया इज्जत, आपको मिल गया लोन। तो ये बेनिफिट है, और आप श्योर हो क्योंकि आपको पता है दुनिया में अगर मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो किसी भी बैंक में मैं जाऊंगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाऊंगा और लोन ले लूंगा। तो यू आर श्योर, इस बार आप 100% कमिट कर सकते हो, यस दिस टाइम इफ आई वांट अ लोन आई विल गेट इट बिकॉज यू आर बैक्ड बाय दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो क्या हम ये कह सकते हैं बेनिफिट्स टू द बोरोवर में रिड्यूस लेंडर अनसर्टेनिटी। लेंडर जो कल तक सोच रहा था कि दूं या ना दूं या ना दूं, अब वो सर्टेन है कि हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट, इस बार आपको मिला है मौका, ऐसा मौका कि यस यू कैन रिवील
दिखा सकते हो कि देखो अंदर में दिल तो मेरा अच्छा है ही, बट यस टुडे आई एम वर्थ इट। सो आप अपना क्रेडिट वर्दीनेस दिखा सकते हो लेंडर को। सो कोई भी लेंडर, कोई भी बैंक आपको पैसे देने के लिए रेडी है, और कोई भी पिताजी, अगर आप वाकई जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो, क्रेडिट वर्दी है आप, तो कोई भी पिताजी अपनी बेटी का हाथ भी आपको हंसते हंसते दे देगा दोस्तों। तो ये मैंने एग्जाम्पल को लिंक इसलिए किया है, एट द एज ऑफ 16-17 और वो 18 ईयर्स, वी ऑल, जब मैं भी था तो मैंने भी सपना देखा था। सो वी ऑल ड्रीम ऑफ अ गुड फ्यूचर। सो दोस्तों, गुड फ्यूचर बनाना है तो पहले गुड मनी बनाओ। इफ यू मेक गुड मनी, योर गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल हेल्प यू अचीव मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स। सो ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स। अभी तो बात हमने किया था पर्सनल लेवल पर, अब आइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की महिमा को दिखाते हैं एडवांस लेवल पर। हमारे पास है लिली। लिली बहुत अच्छा आइसक्रीम बनाना जानती है, और लिली चाहती है कि अब मैं अपने ब्रांड को इंटरनेशनल ले जाऊं, और लिली को बहुत सारे पैसे चाहिए। लिली नीड्स करोड्स ऑफ रुपीज। लिली अपने सारे रिश्तेदार को फोन की। बड़ा बिजनेस, बड़ा सपना, बड़ा सपना भी पूरा कर सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लिली ने अपने दोस्तों को फोन किया, अपने ससुर जी को फोन किया, अपने पिताजी को फोन किया, अपने भाई बहन सबको फोन किया, बट 100 करोड़ रुपया चाहिए लिली को। 100 करोड़ रुपया तो दोस्त भाई परिवार से नहीं मिला। जो काम दोस्तों ने नहीं किया, परिवार ने नहीं किया, वो काम पता किसने किया? अनजान व्यक्ति ने किया, स्ट्रेंजर्स, जो लिली को जानते तक नहीं है। क्योंकि यहां बात भरोसे का नहीं है दोस्तों। मैं तुम पर भरोसा करता हूं, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, नहीं। बिजनेस में मैंने जैसे भी आपको बताया, भरोसे का वैल्यू नहीं है। बात हो रहा है लिली के पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिली के पास प्रूफ है कि देखो इस आइसक्रीम कंपनी में मैं 300% प्रॉफिट कर रही हूं। लिली ने अपना एक बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और दिया ओपन मार्केट में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स घूमते हैं जो पैसे लगाना चाहते हैं प्रॉफिटेबल वेंचर्स में, और यस, स्ट्रेंजर जिसे लिली जानती तक नहीं है, उसने डिसाइड किया, लिली आई विल इन्वेस्ट मनी इन योर ड्रीम बेबी। लिली को चाहिए था 100 मिलियन टू मेक दिस हैपन। कहां से लाएगी, कहां से लाएगी? लिली, डोंट बी सिली, हाउ कैन आई गिव यू मनी? तुम नहीं कर पाओगी, मेरे पास पैसे नहीं है। घर वाले, पड़ोस वाले ऐसे उसे डिस्करेज किए, बट लिली ने ठान लिया था कि नहीं, मैं डिस्करेज नहीं होने वाली हूं। अब लिली के दिमाग में आया कि यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैं अट्रैक्ट करूंगी इन्वेस्टर्स को, और यस, क्या लिली कर पाएगी? यस, देखना है। हाउ कैन लिली कन्विंस स्ट्रेंजर्स टू इन्वेस्ट 100 मिलियन इन हर आइसक्रीम कंपनी? इन्वेस्टर्स नीड एक्सेस टू रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर बोलते हैं कि देखो लिली, तुम्हारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमें दिखा दो। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं बार बार कह रहा हूं, वो समरी स्टेटमेंट्स होते हैं, तो लिली को भी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। लिली ने दिखा दिया अपने बैलेंस शीट को। लिली ने बता दिया कि देखो, मैं एक छोटे स्केल पे काम कर रही हूं, मेरे पास ये जमीन है, ये मशीन है, इतने सारे स्ट्रॉबेरीज है, इतने आइस है और इतने क्रीम है, और ये है मेरा अकाउंट्स। देख लो मेरा अकाउंट्स, समझ लो मेरा अकाउंट्स, देख लो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, और ये समझ में आ जाएगा कि मिलकर हम और तुम पूरे दुनिया को खिलाएंगे आइसक्रीम। ये है मेरा ड्रीम। इन्वेस्टर ने देखा, इन्वेस्टर ने समझा, और इन्वेस्टर को ये समझ में आ गया कि यस, मजा आने वाला है। अरे भाई, बिजनेस में पैसा कमा के बहुत मजा आने वाला है। सो दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। लिस्ट बनाते हैं हम। 7000 साल पहले भी लिस्ट बनता था। मेसोपोटामिया में लिस्ट बनता था। जब आप बचपन में छोटे बच्चे थे, आप अपने टॉयज का लिस्ट बनाते थे। सो बेसिकली रिसोर्सेज जिसका हम लिस्ट बना के घूमते हैं, उसे हम अकाउंटिंग टर्म पे, अकाउंटिंग भाषा में हम कहते हैं ASSET।
तो एसेट क्या किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या है? ऑब्लिगेशंस को हम लायबिलिटीज कहते हैं। ये वो है जो मुझे चुकाना है, हर हालत में चुकाना है। अगर बैंक से मैंने लोन ले रखा है, हर मंथ ईएमआई देना ही देना है, ऑब्लिगेशन है। फैमिली हॉलिडे 50,000 रुपए है और बैंक को ईएमआई देना 40,000 रुपए है। बैंक को ईएमआई नहीं देकर फैमिली को ले गया हॉलिडे पे, बाद में बैंक ने दे दिया नोटिस, जिस घर का लोन तुमने मुझसे लिया था, क्योंकि तुम ईएमआई नहीं दे रहे हो, हम आपको नोटिस देते हैं, हम आपका इस घर को नीलाम करेंगे और नीलामी से वो पैसे जो हमें लेने हैं आपसे, हम लेके बैलेंस पैसा आपको दे देंगे। क्या ये चाहते हो आप? डेफिनेटली नॉट। सो ऑब्लिगेशंस ये है, आपको देना ही देना है, उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेशंस। सो लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस, ये कहां मेंशन होता है? ये मेंशन होता है बैलेंस शीट पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रहा है आपके सामने, जिसे हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम, इस बात से समझ में आ जा रहा कि इन किसे आप इन करना चाहते हो? पैसे 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 पैसे, अंदर आ अंदर आ अंदर आ। इनकम, तो पैसे जो आपने कमाए, इस साल कितना कमाए, लास्ट ईयर कितना कमाए, सारे के सारे डिटेल्स कहां जाता है? इनकम स्टेटमेंट में। हाउ मच मनी डज द बिजनेस मेक? नाउ लेट्स डिस्कस मैनेजरियल अकाउंटिंग। अंदर की बात का डिस्कशन करना है, अंदर की बात, डिटेल, डेली, ये जो डेली रिपोर्ट्स हम बनाते हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स बनाते हैं, एसेस करते हैं हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को। डेली डिसीजन लेना है, प्रोडक्ट का प्राइस कम करें या बेसी करें, डिस्काउंट ज्यादा दें कम दें, नया ब्रांच खोले क्या नहीं खोले, एग्जिस्टिंग ब्रांच जो खुली हुई है उसे बंद करें या नहीं करें, नया प्रोडक्ट चालू करें या नहीं करें। अगर हम शूज बना रहे हैं, ब्लैक शूज बना रहे हैं, शुड वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्राउन शूज? इफ वी आर डीलिंग इन शर्ट्स, शैल वी ऑल्सो स्टार्ट डीलिंग इन ट्राउजर्स? ये सब बातें जो होती है, इंटरनल बातें, डेली बातें, सीक्रेटिव बातें, क्या ये हम बैलेंस शीट में देते हैं? नहीं देते हैं दोस्तों। ये सब रिपोर्ट्स बनती है, इंटरनल रिपोर्ट्स कहते हैं, सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी है ये। और ये सब सारे रिपोर्ट्स बनते हैं किस अकाउंटिंग के अंदर, किस फ्लेवर के अंदर? मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर। मैनेजरियल अकाउंटिंग, डिटेल्ड डेटा। डेटा जो है, डेटा क्या है? एक एक ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम डेटा कहते हैं। उस डेटा को जब हम तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं तो उसे बन जाता है इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रोज पॉकेट मनी मिल रहा है 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, अलग अलग दिन आप अलग अलग मूड देखकर पापा के पैसे ले रहे हो, उसे कहते हैं डेटा। बट अगर मम्मी को अगर कैलकुलेट करना कि लास्ट 7 डेज में आपने कितने पैसे लिए, लास्ट 30 डेज में कितने पैसे लिए, लास्ट 1 ईयर में आपने कितने पैसे लिए हैं, तो इस डेटा को यूज करके जब हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल करते हैं, तो बन जाता है इंफॉर्मेशन। तो डिटेल्ड डेटा, एक एक ट्रांजैक्शन, किस ब्रांच को कितना स्टॉक आपने दिया, किस ब्रांच ने कितने गुड्स आपके बेचे, कौन सा सप्लायर का माल ज्यादा अच्छा चल रहा है, कौन सा डिजाइन अच्छा काम कर रहा है, किस समय आपका सेल ज्यादा है, विंटर में या समर में, समर में कौन से गुड्स ज्यादा चल रहे हैं, विंटर में कौन से गुड्स ज्यादा चल रहे हैं, सारे डिटेल पर आप चर्चा करते हो। डिटेल डेटा इंटेंडेड फॉर पीपल इनसाइड आपके मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अलग अलग प्रोडक्ट हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, उन लोगों के लिए बनता है रिपोर्ट। इनसाइड द बिजनेस हु आर मेकिंग डेली डिसीजंस, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला लिया है कि जो बेस्ट एम्प्लॉय रहेगी ऑफिस में या रहेगा, उस बेस्ट एम्प्लॉय को हम स्पेशल रिवॉर्ड देंगे। उसके कुछ क्राइटेरियाज बनते हैं कि उनका अटेंडेंस सही होना चाहिए, उनका सेल्स टारगेट मीटअप होना चाहिए, और भी XYZ क्राइटेरियाज है। वो क्राइटेरिया को एनालाइज करना है। सारे रिपोर्ट्स डे टू डे कंपाइल होते हैं। किस एम्प्लॉय को हमें प्रमोशन देना है, कैसे डिसाइड होगा, वो डेटा के अनुसार डिसाइड करते हैं। ये सब सारा डेटा जो बनता है सीक्रेटिव होता है, डेली होता है, इनसाइडर्स के लिए होता है, आउटसाइडर्स के लिए नहीं होता है।
ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है दोस्तों, इसे कहते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग का एक और बहुत वैल्यूएबल रोल है कॉम्पिटिटर को किल करना। आइए समझते हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग, गुड मैनेजरियल अकाउंटिंग इज अ कॉम्पिटिटिव टूल। सर हाउ कैन इट बी अ कॉम्पिटिटिव टूल? मैं एग्जाम्पल लूंगा 2 रोड साइड ढाबा का। रोड साइड ढाबा समझ लो, रोड साइड रेस्टोरेंट समझ लो, एक जैसे होते हैं ना रोड साइड, एक जैसे, एक सिमिलर प्रोडक्ट्स देते हैं। अगर कैलकाटा का बात करूं तो कैलकाटा में गौतम्स बोलकर एक जगह है बाईपास में, वो भी कोल्ड कॉफी दे रहा है, उसके बगल वाला भी कोल्ड कॉफी दे रहा है, बस उसका नाम कुछ और है। वो भी पनीर रोल दे रहा है, वो भी पनीर रोल दे रहा है। सिमिलर गुड्स, 2 व्यक्ति 2 रेस्टोरेंट साइड बाय साइड बिजनेस कर रहे हैं। एक बिजनेस कर रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, दूसरा बिजनेस कर रहा है मैनेजरियल अकाउंटिंग के साथ। आइए दिखाता हूं डिफरेंस, अप्रोच में डिफरेंस देखो, बहुत मजा आने वाला है। गुड मैनेजरियल अकाउंटिंग इज अ कॉम्पिटिटिव टूल। कॉम्पिटिटिव टूल एग्जाम्पल, अकाउंटिंग एट 2 soup and salad restaurants. Let's say tomato basil soup, choco lava cake, coke, ये सब सारे 2 बगल बगल में रेस्टोरेंट्स है। रेस्टोरेंट 1 ये बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का रेस्टोरेंट है, ओके। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, बस इसे इतना ही है कि जितने कस्टमर्स है वो आज आए हैं, ऑर्डर दिए हैं, उनके पैसे आ जाए, इतने स्टाफ है, उनको एवरी मंथ सैलरी मिल जाए, बस दैट्स इट। बट रेस्टोरेंट 2 का डिटेलिंग वर्किंग देखिए दोस्तों। आइटम बाय आइटम कॉस्ट, मैदा का क्या दाम है, पनीर का क्या दाम है, चटनी का क्या दाम है, गैस सिलेंडर कितना खर्च हो रहा है, सारे डिटेल्स आइटम बाय आइटम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? इन्हें पता है कि हम कितना कॉस्ट प्राइस को नीचे गिरा सकते हैं। सामने वाला 50 रुपए में बेच रहा है, उसे मालूम है कि मेरा कॉस्ट 40 रुपीज है, 35 रुपीज है, चलो मैं 42 में बेचूंगा, 45 में बेचूंगा। सेल्स टाइम ऑफ द डे, अब ये रेस्टोरेंट नंबर 1 है, उसने 10 एम्प्लॉय को रख रखा है। क्यों रख रखा है? क्योंकि शाम को इतना भीड़ हो जाता है कि 10 एम्प्लॉय भी रखना ना समझ लो कि बस कम पड़ जाता है। रेस्टोरेंट नंबर 2 डे टाइम में, क्योंकि सेल कम है, उसने सिर्फ 4 एम्प्लॉय रखा है डे टाइम में, और इवनिंग टाइम में रात को क्योंकि सेल ज्यादा है, उसने नाइट शिफ्ट के एम्प्लॉयज को 14-15 एम्प्लॉयज रख रखा है। ये सब कैलकुलेशंस के आधार पर, क्योंकि उसे पता है कि डे में सेल कम है तो मुझे क्या फायदा 10 एम्प्लॉय रखने का, भेजो छुट्टी करो इनकी। कस्टमर के बारे में पूरा डिटेल्स है, कस्टमर का क्या चॉइस है, कैसे क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट हुआ, एक फॉर्म दे दिया, सर ये लॉयल्टी फॉर्म है, प्लीज साइन करिए, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखिएगा, सब डिटेल आ गया। अब आपका हैप्पी बर्थडे है, आप मोबाइल फोन देखते हो, आपको विश किया जाता है। पिज्जा हट वाले कर रहे हैं, डोमिनोज वाले कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज कर रही है कि टुडे इज योर बर्थडे, प्लीज ड्रॉप इन टू आवर रेस्टोरेंट एंड वी गिव यू 20% ऑफ, ब्रिंग योर वाइफ अलॉन्ग, शी ऑल्सो गेट्स 20% ऑफ। अलग अलग सिचुएशन पे, टुडे इज वुमेन डे सेलिब्रेशन, वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे, कम विथ योर वाइफ, विथ योर मदर एंड टेक 50% ऑफ। और तो और कॉम्बिनेशन तक पता है उनको ये पता कि आपको चोको लावा केक पसंद है, क्योंकि आपका लास्ट बिल का जो ऑर्डर था उसको भी उन्होंने फिट कर लिया है। अब आपको अचानक से मैसेज आएगा, योर फेवरेट चोको लावा केक वी आर ऑफरिंग एट 50% ऑफ, दिस ऑफर इज वैलिड फॉर द कमिंग संडे। अब आप कोई और रेस्टोरेंट जाने का प्लान कर रहे थे, बट क्योंकि आपके पास ये टेम्पटिंग ऑफर आया कि 50% ऑफ, तो जो बजट था 500 रुपए आप किसी और जगह खर्च करने वाले थे, आप वापस उसी रेस्टोरेंट में चले जाओगे। इसे कहते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग। दोस्तों, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये मैनेजरियल अकाउंटिंग तो नहीं, ये तो मार्केटिंग गिमिक्स लग रहा है। दोस्तों, आप सही सोच रहे हो, अगर मार्केटिंग भी है तो किसके कंधे पर बैठकर मार्केटिंग हो रहा है? जैसे बचपन में पापा अपने बेटे को शोल्डर्स पे बिठा के घुमाता है, तो पापा कौन? पापा है बुक कीपिंग मेरे दोस्त।
तो पापा को नहीं भूलना है, पापा इज बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग के मजबूत कंधे पर बैठकर ये सारा मार्केटिंग हो रहा है। डेटा कलेक्शन इसे कहते हैं बुक कीपिंग। डेटा तो आपको समझ में आ चुका है, मैनेजरियल डेटा भी समझ में आ गया। मैनेजरियल अकाउंटिंग डेटा को हम और कैसे यूज करते हैं। बच्चों क्लास 11 में आपको ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं समझने के लिए, सो दैट आप एक डिफरेंस समझ पाओ मैनेजरियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। और ये आगे चल के आपको पढ़ना है, बीकॉम में ये सब पढ़ाई होगी आपकी। सो बेसिकली मैनेजरियल अकाउंटिंग डेटा प्रोडक्ट के कॉस्ट निकालने में काम आता है, ब्रेक इवन एनालिसिस में काम आता है, बजटिंग में काम आता है। बजटिंग आपको पता है, प्रोडक्ट कॉस्ट आपको पता है। अगर हमें कुछ चीज बेचना है तो उसका कॉस्ट पहले निकाल लो। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब है कि कितने मेरे जो खर्च है, इतना प्रोडक्ट बेचने से मेरा ये मिनिमम खर्च मेरा निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आई एम ब्रेक इवन। इवन मतलब बराबर बराबर। बजटिंग मतलब हमें पहले से ही पेन पेपर में जोड़ के देख लेना है। अगर आपको पापा ने कहा है कि चलो 50,000 रुपये में एक टूर प्लान करो, तो आप 50,000 रुपये के हिसाब से पेन पेपर लेकर 2 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 2 डेज 3 डेज प्लेन पे जाना है या ट्रेन में जाना है, आप पूरा बजट कर लेते हो। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, किस एम्प्लॉय ने कितना अच्छा काम किया, किस ब्रांच ने कितना अच्छा काम किया, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इन्वेस्टिंग इन अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो क्या रिटर्न आ रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट है, ये सारे डिटेल को हम लेकर ही डिसीजन लेते हैं। आउटसोर्स करना है कोई प्रोडक्ट को, जैसे कि कोई कार कंपनी है, वो टायर नहीं बनाना चाहती, वो सोचती है कि टायर हम नहीं बनाएंगे, हमारा तो मेन बिजनेस कार बनाने का, तो चलो टायर बनाने वाला काम किसी और को दे देते हैं। कोई नया प्रोडक्ट अगर हमें ऐड करना है, वी आर मेकिंग जस्ट सिंपल शर्ट्स, नाउ वी वांट टू मेक सम ब्लेजर्स आल्सो, तो प्रोडक्ट लाइन पे हमें ऐड करना है। प्रॉफिटेबिलिटी देखना, सेल्स देखना, किस एरिया में सेल्स है, क्या डिमांड है, सबको समझ के हम ऐड कर देते हैं। तो ये है मैनेजरियल डेटा का यूज। अब एक छोटी सी बात और बतानी रह गई है। कोई भी बिजनेस 3 तरह के बुक्स बनाते हैं, जो मैंने चर्चा किया था टैक्स के बारे में, मैंने आपको बताया था कि कैश बेसिस पे होता है, तो टैक्स के बुक अलग बनते हैं। मैनेजरियल रिपोर्ट्स जो इंटरनल है, उसके अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स बनते हैं। और एक है आउटसाइडर्स के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो 3 तरीके से रिपोर्ट्स बनते हैं और अकाउंटिंग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेवर क्या है? बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग फ्लेवर नंबर 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्लेवर नंबर 2, कॉस्ट अकाउंटिंग, यस, इसे हम फ्लेवर नंबर 3 नहीं कहेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी है, बट आज हम चर्चा कर रहे हैं 4 इंपॉर्टेंट फ्लेवर का। तो फ्लेवर नंबर 3 इज मैनेजरियल अकाउंटिंग, फ्लेवर नंबर 4 इज टैक्स अकाउंटिंग।